जो है वो आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, और वो है हमारा क्रिस्टल लेटिस एंड ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो है ये क्या होते हैं। अब जो इमेजिनरी पॉइंट्स जो कि हम एक कंसिडर करते हैं पीरियोडिक इमेजिनरी पॉइंट्स, इनके ऊपर अगर एटम्स को रखा जाए तो एक कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाए, तो उसको हम जो है वो उन इमेजिनरी पॉइंट्स को क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। जब उसके ऊपर हम एटम्स रख देते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर, तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अब ये देखिए यहाँ पे वो बताता है कि द सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स before describing the arrangement of atoms in a crystal, it is always convenient to describe the arrangements of imaginary points। कि पहले आप जो है वो imaginary points जो है वो अपने स्पेस में कोई ड्रा करके देखेंगे, इन स्पेस which has a definite relationship with atoms of the crystal, जो कि ये अब ये पॉइंट्स लेने हैं आपने वो हैं कि जहाँ जहाँ पर एटम्स मौजूद हैं क्रिस्टल में। दिस सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स फ्रेमवर्क forms a framework on which the actual crystal structure is based। तो इन पॉइंट्स के ऊपर जो है ना वो एक्चुअल क्रिस्टल जो है वो बेस करती है। अब देखिए कि हम जो अगर ये हम देखते हैं टू डायमेंशनल एक क्रिस्टल देख लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास जो क्रिस्टल है वो इस तरह की है, उसके अंदर एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से है। इस तरह से भी हो सकती है या इस तरह से भी हो सकती है एटम्स की अरेंजमेंट। अब देखें कि इन दोनों अरेंजमेंट्स में डिफरेंस है, इसमें और इसमें जो है वो डिफरेंस है। तो अब ये तो एटम्स है ना, लेकिन अगर इनकी जगह पर हम पॉइंट्स कंसिडर करें, मतलब हम कहें कि ये जो इनका सेंटर है वो हम इसका पॉइंट कंसिडर कर लें और इस तरह से हम एक जो है ना वो स्पेस बना लें, स्पेस में पॉइंट्स ड्रा कर लें। एक्चुअल में क्या है कि इन पॉइंट्स के ऊपर क्या है, एटम्स हैं। तो ये हमने जो स्पेस ड्रा की है ना, इमेजिनरी स्पेस, उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी स्पेस, इमेजिनरी पॉइंट इन स्पेस। ये हमने सपोज कर लिया कि जहाँ पे एटम है वहाँ पे कोई पॉइंट है, इनको हमने जो है वो इस तरह से बना लिया। अब ये जो हमारा फ्रेमवर्क है ये क्या कहलाता है, ये क्रिस्टल लेटिस कहलाएगा। तो दिस सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क ऑन व्हिच द एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज बेस्ड। अब देखें कि इस पॉइंट से रिलेटेड जो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना ये बेस कर रहा है। तो सच एन अरेंजमेंट ऑफ इनफिनिट such an arrangement of infinite number of imaginary points in three-dimensional space with each point having identical surrounding is known as a point lattice। तो इस लेटिस को हम क्या कहेंगे, पॉइंट लेटिस कहेंगे, या इसको हम स्पेस लेटिस कहेंगे। तो वो आप उसको थ्री डायमेंशनली भी बना सकते हैं, लेकिन थ्री डायमेंशनली जो बनाना यहाँ पर मुश्किल है। तो यहाँ पर हम जो है ना वो ज़्यादातर स्ट्रक्चर टू डायमेंशनली ही ड्रॉ करेंगे। तो अब ये देखें, ये मैंने एक पॉइंट लेटिस बना ली है। ये हमारे पास एक जो है ना वो पॉइंट लेटिस है या स्पेस लेटिस, और ये हमारे पास एक दूसरी टाइप की जो है ना वो पॉइंट लेटिस है, या जिसे हम स्पेस लेटिस कह सकते हैं। आप देखें कि ये उसमें और इसमें क्या है, डिफरेंस है। तो और भी किसी टाइप की स्पेस लेटिस हो सकती है, थ्री डायमेंशन में इनकी जो है ना वो और ज़्यादा टाइप्स हो सकती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये पॉइंट लेटिस या स्पेस लेटिस कहलाती है। द टर्म आइडेंटिकल सराउंडिंग, आइडेंटिकल सराउंडिंग का क्या मतलब है, आइडेंटिकल सराउंडिंग का ये मतलब है कि अगर आप ये लेटेस्ट पॉइंट को देखें तो इसका जो इसका सराउंडिंग है और इसका सराउंडिंग किसी भी एक लेटेस्ट पॉइंट का क्या होगा, सेम होगा। अब इसका देखें, इसका सराउंडिंग क्या है कि इसके जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स जो है उसके नजदीक है, इसी तरह से इसका सराउंडिंग है, इसके नजदीक भी 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सबका एनवायरनमेंट क्या है, सेम है। इसी तरीके से इस लेटेस्ट के अंदर देखें तो जो इसका एनवायरनमेंट है वो जो नजर आ रहा है वैसा ही एनवायरनमेंट इसका नजर आ रहा है, वैसा ही एनवायरनमेंट इसका नजर आ रहा है।
तो आइडेंटिकल जो है वो इनका सराउंडिंग है। मीन्स दैट द लेटिस हैज द सेम अपीयरेंस व्हेन व्यूड फ्रॉम अ पॉइंट आर इन द लेटिस एज इट हैज व्हेन व्यूड फ्रॉम अनदर पॉइंट आर प्राइम। मतलब अगर आप इसको कह दें कि ये आर है और यहाँ पे आर प्राइम पे आके अगर आप देखें तो आपको सेम जो है वो एनवायरनमेंट मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप आर से व्यू कर रहे हैं और यहाँ पर आके आप आर प्राइम एक नई पोजीशन से इसको व्यू करते हैं क्रिस्टल को, तो आपको सेम एनवायरनमेंट मिलता है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप जो है ना वो पॉइंट टू पॉइंट मूव करके ही आपको सेम जो है एनवायरनमेंट मिले। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि ये मैं स्पेस लेटेस्ट ड्रा कर देता हूँ। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है, बाउंड्रीज पे आके आता है, बहुत चेंज हो जाता है। अब देखें कि यहाँ पर जो है ना वो मैं ये वाला पॉइंट लेटेस्ट जो है वो कंसिडर कर रहा हूँ। अब इसका एनवायरनमेंट जो है इसका क्या है कि ये इसके 4 एटम्स के नज़दीक है, सबसे नज़दीक में है, उसके 4 एटम है। इसी तरीके से जब मैं इस वाले को कंसिडर करूँगा तो इसका एनवायरनमेंट उस वाले से डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ये बाउंड्री पे है। तो ये बाउंड्री पे है तो इसका एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंट हो जाएगा। चलिए इसकी जो है ना वो हम अब देखें, इसके साथ क्या है कि जस्ट 1 2 और 3 एटम्स हैं, इस साइड पर कुछ नहीं है, तो इसका जो प्रॉपर्टीज है फिर वो भी चेंज हो जाएगी सरफेस पे। अब हम एक पॉइंट अगर यहाँ पे कंसीडर कर लें जो कि लेटेस्ट पॉइंट नहीं है, किसी एटम का पॉइंट नहीं है, यहाँ पर इसकी हम पोजीशन को आर से डिनोट कर दें, तो जब हम आर प्राइम एक नई पोजीशन पे मूव करेंगे और इसके हम यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, एनवायरनमेंट सेम होगा। इसको भी हम मजीद आगे चल के डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब इस आर से जो आर प्राइम तक हम ट्रांसलेट करते हैं, आर से आर प्राइम तक जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो उस वेक्टर को ट्रांसलेशन वेक्टर कहेंगे। ये जो वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर क्या कहलाएगा, ये ट्रांसलेशन वेक्टर टी कहलाएगा। इसको भी हम डिटेल में देखते हैं कि with respect to some arbitrary origin this is possible only if the lattice contains a small group of points called pattern unit। ये पॉइंट्स इनको मैंने ड्रा किया था, which repeats itself in all directions by means of a translation operation t given by, ठीक है, ये उसने जो है ट्रांसलेशन ऑपरेशन बता दी है कि अगर आप इसको रिपीट कर करके मतलब इस वेक्टर को अगर आप रिपीट करके किसी खास ओरिजिन से आप एक स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो वो क्या होगा, एक पैटर्न का जो स्ट्रक्चर डिजाइन होगा उसके अंदर फिर वो बता रहा है वही है असल में जो मैंने अभी आपको ड्रा करके दिखाया है, जो कि स्पेस लेटिस है। इधर एक स्ट्रक्चर जो है ना वो शो किया गया है। अभी यहाँ पर जो है ना हमने फाइंड आउट करना है कि आर प्राइम जो नई लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन वेक्टर वो क्या होगी। ये हमारे पास आर क्या है, ये इनिशियल पोजीशन है, आर प्राइम क्या है, ये फाइनल पोजीशन है। तो अब वो ये कहता है कि इनिशियल के अंदर अगर आप ट्रांसलेशन वेक्टर टी ऐड करें तो आप जो नई लोकेशन आर प्राइम पे पहुंचेंगे तो वो वैसे ही होगी जैसे जो पहली वाली थी जो कि आर थी। तो जो एनवायरनमेंट आपको पोजीशन आर पे मिला था विद रिस्पेक्ट टू सम आर्बिट्रेरी ओरिजिन, वो भी आपको पैटर्न जो है वो आर प्राइम पे मिलेगा अगर आप आर के अंदर जो है वो ट्रांसलेशन वेक्टर टी ऐड करते हैं। तो इस चीज को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमने एक ओरिजिन ले लिया, ये मैं अलग से इसको बना लेता हूँ यहाँ पे, ये A1 को, और ये जो है ये हमारा हो जाएगा E1, और ये हमारा ओरिजिन है। अच्छा, अब हम इस पॉइंट जो ये वाला एक पॉइंट है ना, ये आर पॉइंट ओरिजिन से जो है ये वेक्टर फिर आर वेक्टर हो जाएगा, आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। हम यहाँ से ट्रांसलेट करके इधर आर प्राइम पे आते हैं, आर प्राइम पे। तो अब जो वेक्टर है हमारा यहाँ से आर प्राइम तक का, उसको मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे। ये वेक्टर, ये बच्चों ट्रांसलेशन वेक्टर कहलाएगा। इसको हम ट्रांसलेशन वेक्टर टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हमने फाइंड आउट कैसे करना है कि इस ट्रांसलेशन वेक्टर की वैल्यू क्या होगी इस एग्जांपल में। अब आप ये देखें कि
आप पहले आर के जो है ना वो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लें कि आर के जो है हमारे पास एक्स और वाई, मतलब ये ए और बी पॉइंट्स क्या होंगे, ए वन और बी वन की वैल्यू क्या होगी इसकी इस आर पॉइंट पे। तो आप देखें कि आर पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास ए वन की वैल्यू है वो क्या है, वन है। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे आके क्या हो जाता है, ये वन हो जाता है। और बी वन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, क्योंकि देखें इधर जो है ना ये एक्सिस ये जीरो होगा। जैसे एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस की वैल्यू जीरो होती है, इसी तरह से ए एक्सिस पे जो बी एक्सिस की वैल्यू है वो जीरो होगी, तो यहाँ पर जो है ये जीरो आ जाएगा। अब इसी तरीके से आर प्राइम को जो है वो हम इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो आर प्राइम पे देखें तो ए वन वही है, जीरो यहाँ पे वन, तो इसका मतलब यहाँ से ये वन ही है। और जो बी वन है यहाँ पे वो भी वन है। देखिए यहाँ से जब हम यहाँ पर आए तो बी वन जो है ये वन हो गया, और इसी तरीके से ये भी हमारे पास वन हो जाएगा, तो हमारे पास आर प्राइम जो है ये वन वन आ जाएगा। अब वेक्टर को कैसे लिखते हैं हम, फर्स्ट है ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसकी टेल के पॉइंट्स क्या हैं, वन जीरो, और इसके जो हेड के पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वन वन। तो इस वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, इसको हमने क्या कहा हुआ है, ट्रांसलेशन वेक्टर। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स, मतलब वन माइनस वन, ए वन प्लस वाई माइनस वाई, वन माइनस जीरो, बी वन। तो ये हमारे पास जो है वन माइनस वन जो है ये जीरो हो जाएगा, जीरो ए वन प्लस वन बी वन। तो ये हमारे पास जो है ना ये ट्रांसलेशन वेक्टर की वैल्यू आ गई है, मतलब ये ट्रांसलेशन वेक्टर को हमने फाइंड आउट कर लिया है। असल में वेक्टर कैसे लिखते हैं आप लोगों को पता ही है कि सिंपल जो हम वेक्टर लिखते थे वो हम इस फॉर्म में लिखते थे। अगर हमारे एक्सिस जो है वो एक्स और वाई एक्सिस होते थे तो फिर हम ये कहते थे कि जीरो एक्स प्लस वन वाई, फिर हम इस फॉर्म में लिखते थे तो वेक्टर को। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास जो है ना वो इस फॉर्म के अंदर है, तो अब हम ऐसे ही लिखेंगे, इस फॉर्म में ही लिखेंगे। अब आपको ये भी याद होगा कि वेक्टर जो है ना वो इस फॉर्म में भी लिखते थे, बल्कि वेक्टर हम कोई भी अगर वेक्टर ए आपने लिखना है तो इस फॉर्म के अंदर होता था, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से। तो हम लिखते थे 2i प्लस 3j, इस तरीके से हम वेक्टर की वैल्यू लिखते थे। हम वेक्टर को डिफाइन करते थे, आई जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता था और जे जो है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता था। अब यहाँ पर जो है वो, और ये हमारे पास जो है ना वो कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट कितना होगा ए का, और वाई एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट कितना होगा वेक्टर ए का। तो ये जो 7 वैल्यू होती है ये कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब क्या है, सिमिलरली यहाँ पर ये जो जीरो है ये हमें कंपोनेंट बता रहा है टी का अलोंग द एक्स एक्सिस या ए वन एक्सिस, ठीक है। और जो वन है ये हमें कंपोनेंट बता रहा है ट्रांसलेशन वेक्टर टी का अलोंग द बी वन एक्सिस। तो अब यहाँ पर देखें कि यही ट्रांसलेशन वेक्टर की वैल्यू जो है वो मैं आपको उधर शो करता हूँ। ये देखें, तो यही वैल्यू आ रही है ट्रांसलेशन वेक्टर की, टी इज इक्वल टू जीरो ए वन प्लस वन बी वन, जो ये मैंने यहाँ पर ये फाइंड आउट की है, टी इज इक्वल टू जीरो ए वन एंड वन बी वन। अब आप इसको जो है ना वो इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। अब ये वाली फॉर्म कहाँ से आई है, आर प्राइम इज इक्वल टू, ये वेक्टर जो है वो आर प्राइम इज इक्वल टू वेक्टर आर प्लस वेक्टर टी, ये कहाँ से आया, ये उसको हम ऊपर से ही देखते हैं। या जो है ये डायग्राम यहाँ पर बनी तो हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है ये सही नज़र नहीं आ रही, मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूँ। अब देखिए कि मैं यहाँ पर इसको एक और वेक्टर रिप्रेजेंट कर देता हूँ ओरिजिन से। ये जो वेक्टर येलो वाला है ना ये आर प्राइम है, ठीक है, आर प्राइम वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। और ये जो हमारे पास वेक्टर है रेड वाला ये वेक्टर आर है। अब देखें कि ये 3 वेक्टर्स बन रहे हैं, रेड ग्रीन, ग्रीन वाला कौन सा है ट्रांसलेशन वेक्टर, येलो वाला कौन सा है आर प्राइम। चलिए इसको जो है वो मैं यहाँ पर साथ इसके मेंशन भी कर देता हूँ कि जो येलो वाला जो है ना ये येलो कलर सही नज़र नहीं आ रहा, चलिए ये वाला कर लेते हैं। ये क्या है, ये आर प्राइम वेक्टर है। तो हेड टू टेल रूल के जरिए देखें तो इसमें से रिजल्टेंट कौन सा है, देखें जो टेल को टेल से और हेड से मिला रहा है ये रिजल्टेंट है आर प्राइम। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इसको हम
आर प्राइम को हम लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर प्राइम ये बराबर है आर के, ये वेक्टर आर प्लस जो है ये ट्रांसलेशन वेक्टर टी इसके इक्वल है। तो इस रिलेशन को यूज करते हुए हमने आर प्राइम को फाइंड आउट किया है कि आर प्राइम की वैल्यू क्या होगी। और ये रिलेशन जो है वो आप देख सकते हैं किधर लिखा हुआ है। हाँ जी, ये लिखा हुआ है आर प्राइम इज इक्वल टू आर प्लस टी। ये बच्चों आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि आर प्राइम जो है ये किसके बराबर है आर प्लस टी के। ये वेक्टर सम है, वेक्टर सम हो रहा है इस डायग्राम से। तो नीचे इनको आपने इन्होंने देखा है कि आप लोगों ने बड़ा करके लिखा हुआ है, स्मॉल आर के बजाय कैपिटल आर यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे ये आर प्राइम इज इक्वल टू आर प्लस टी इज इक्वल टू आर। अब ट्रांसलेशन वेक्टर टी की वैल्यू पुट कर दी और टी की वैल्यू क्या है 0 a1 प्लस 1 b1, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो ये आर प्राइम की वैल्यू आ गई। अब एक दूसरी एग्जांपल इसमें दी हुई है, इसको हम देख लेते हैं। ये ओरिजिन है इस कोऑर्डिनेट का, ये एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, उस तरह से हम इसको ए एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। a2 से कर रहे थे हम, तो फिर यहाँ से इसको भी हम a2 से कर देते हैं। और ये एक्सिस जो है इसको हम b2 से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब देखें कि ये जो पॉइंट है इधर, एक ये पॉइंट था जिसे हमने आर से रिप्रेजेंट किया था। दूसरा पॉइंट हमारा जो था वो यहाँ पर था, ये वाला, जिसे हम आर प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हमने ट्रांसलेशन वेक्टर फाइंड आउट करना है आर से आर प्राइम तक का। तो हमने जो कैलकुलेट करना है वो क्या है, फाइंड द ट्रांसलेशन वेक्टर फ्रॉम आर टू आर प्राइम। चलिए पहले हम इस वेक्टर को ड्रा कर देते हैं कि वो वेक्टर किस तरह का होगा। तो ये बच्चों जो है वो हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर टी हो जाएगा। अब हम पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं कि आर के जो पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे। अब आप देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 1 है, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3। इसी तरीके से जो बी एक्सिस के अलॉन्ग जो है ये 1 है। आप एक्सिस को मार्क कर लें कि जो पहला हमारे पास जो आया ये लेटेस्ट पॉइंट, इसको आप 1 से मार्क करेंगे, इसे नेक्स्ट वाला इसको हम 2 से मार्क करेंगे। इसी तरीके से इस एक्सिस पे भी 0, ये जो फर्स्ट आया इसको 1 से मार्क करते हैं, सेकंड वाले को 2 से मार्क करेंगे, थर्ड वाले को 3 से मार्क करेंगे एंड सो ऑन। अब देखेंगे टेल जो है ये कहाँ पे है, ये पॉइंट आर के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं a2 जो है हमारे पास 0 है, पहले x लिखते हैं, और सॉरी a2 जो है हमारे पास 1 है, क्योंकि ये 1 पे आकर देखें इधर इसकी टेल है। और इस एक्सिस पे जो b2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0। इसी तरीके से जो r प्राइम है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, वो आप देखें कि a2 पे वैल्यू क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, तो यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये सेंटर पे 1 प्लस 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है ये 3/2 आएगी। इसका मतलब a2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3/2। और आप देखें यहाँ से कि ये 1 है, तो हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा इसका अलोंग b2, उसकी वैल्यू कितनी आई है सेंटर पे हाफ पे, तो इसका जो ये कंपोनेंट है ये कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। अब हम वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, और वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि हेड में से हम टेल के पॉइंट्स जो है वो माइनस कर देते हैं। तो ट्रांसलेशन वेक्टर टी जो है वो हमारा इस तरह से हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास पहले 3/2 -1, ये a2 आ जाएगा, प्लस अब y में से y माइनस करेंगे, यानी कि b2 में से b2 माइनस करेंगे, 1/2 -0 b2, ये आ जाएगा। तो
आप देखिए कि ये आ जाएगा 3/2 माइनस 1, ये 1/2 A2 प्लस 1/2 B2। तो बच्चों ये हमारा जो है वो ट्रांसलेशन वेक्टर T आ गया। अब आप ये देखिए कि अगर आपने इसको वेक्टर r प्राइम और r की फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर r जो है पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं कि वेक्टर r वो किस तरह से होगा। ओरिजिन से जो है ये वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, r आ गया। अब ये हमारे पास वेक्टर r आ गया और वेक्टर r प्राइम जो है वो हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ओरिजिन से हमारे पास ये वेक्टर जो है ये r प्राइम आ गया येलो कलर में। देखिए ये जो r मैंने r प्राइम लिखा हुआ है ये वेक्टर नहीं है, इसके ऊपर मैंने वेक्टर का साइन भी डाला। जब हम वेक्टर लिखते हैं तो वेक्टर के ऊपर फिर हम वेक्टर का साइन भी डालते हैं। इसका मतलब ये हमारे पास ओरिजिन से r प्राइम वेक्टर है और अब जो ये हमारा वेक्टर है ये हमारा r वेक्टर है। ये पॉइंट्स हैं r एंड r प्राइम। जब इनको हमने ओरिजिन से ड्रा कर दिया तो अब ये वेक्टर्स हो गए। अब देखें कि ये एक हमारे पास 3 वेक्टर्स का सम आ रहा है जिसमें हेड टू टेल रूल के जरिए समीशन हो रही है इन 3 वेक्टर्स की, r की, r प्राइम की और t की। ये जो ग्रीन कलर से है ये हमारा जो है वो वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर t है, ट्रांसलेशन वेक्टर। अब ये देखें कि इसमें से रिजल्टेंट कौन सा है। रिजल्टेंट बच्चे देखें कि वो होता है जो टेल को टेल से और हेड को हेड से ज्वाइन करता है। तो रिजल्टेंट हमारा जो है यहाँ पे r प्राइम है। तो r प्राइम जो है ये वेक्टर ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा वेक्टर r के प्लस जो है वो ट्रांसलेशन वेक्टर t के। तो यहाँ से अगर आपने r प्राइम की वैल्यू लिखनी है तो r प्राइम वेक्टर बच्चों ये हो जाएगा r वेक्टर r प्लस अब जो ट्रांसलेशन वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या है 1/2 A2 प्लस 1/2 B2। तो ये हमारे पास जो है वो इस फॉर्म के अंदर आ गया। अब देखिए कि आप इसको बड़े सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। इसके 3 मेथड्स और हैं ट्रांसलेशन वेक्टर फाइंड आउट करने के। वो ये कि अगर आप देखें कि ये जो वेक्टर है ना इसका सिर्फ कंपोनेंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं ना कि ये कंपोनेंट कितना होगा, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। यहाँ पे कौन सा है A2 कंपोनेंट और B2 कंपोनेंट। तो अब देखिए कि यहाँ पर इस वेक्टर t का जो ये कंपोनेंट आ रहा है ये वाला ये कितना है, ये हाफ आ रहा है, हाफ A2। तो ये डायरेक्ट हम यहाँ से हाफ A2 लिख लेंगे। और अब यहाँ से इसका ये कंपोनेंट देख लें और इसका इससे भी आसान तरीका क्या है कि आप इसको ओरिजिन पे रख लें। चलिए ये मैं इधर बता देता हूँ कि हम ऐसा करते हैं इस ट्रांसलेशन वेक्टर को उठा के इस तरीके से था ना, ये ट्रांसलेशन वेक्टर था हमारा, इसको मैंने ओरिजिन पे रख लिया जैसे था उसको वैसे ही। यहाँ से r प्राइम तक हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर था, इसको मैंने यहाँ से उठाया ओरिजिन पे रख लिया। अब आपको इजी हो जाएगा ये देखने में कि इसका A2 कंपोनेंट कितना है और B2 कंपोनेंट कितना है। आप देखिए कि यहाँ से ये इसका हो जाएगा A2 कंपोनेंट, ये आप देखिए कि हाफ आ रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में जो है ये हाफ आ रहा है। और इस तरीके से जो B2 कंपोनेंट है वो भी कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हाफ A2 हाफ B2। तो इतना कोई जो है ये मुश्किल नहीं है। आप ये देखें ये एग्जांपल जब भी हमने की है आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही है। इसमें हमने अभी जो ट्रांसलेशन वेक्टर फाइंड आउट किया था वो ये हमारे पास आया था हाफ A2 हाफ B2 और r प्राइम की फॉर्म में हमने इसको ऐसे लिख लिया था। सच ट्रांसलेशन वेक्टर्स विच प्रोड्यूस अ ट्रांसलेशन। अच्छा अब इसमें ये देखें कि ये जो ऊपर वाला ट्रांसलेशन वेक्टर था ना, ये जो पहले हमने लिखा है ये वाला, इसमें आप देखें कि इंटीजर्स आ रहे हैं, इसकी जो इसके कंपोनेंट्स हैं ना वो इंटीजर्स में है। तो ऐसा ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास ये कहलाता है प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसके जो हमारे पास कंपोनेंट्स इंटीजर्स फॉर्म में हो तो वो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर कहलाता है। सच ट्रांसलेशन वेक्टर विच प्रोड्यूस अ ट्रांसलेशन ऑपरेशन कंटेनिंग इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स, ठीक है, फ्रैक्शन में ना हो बल्कि इंटीग्रल नंबर्स हों
तो वो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर कहलाएगा। और ये जो जिसमें देखिए कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहे हैं, तो जिसमें फ्रैक्शनल फॉर्म में आएंगे वो नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर कहलाते हैं। Other type of translation vectors may be used to describe the structure of a crystal, in spite of the fact that the non-primitive translation vectors involving non-integral coefficients are not in accordance with the periodicity of the crystal। अब देखें कि ये जिसमें ये फ्रैक्शनल नंबर आ रहे हैं, ऐसे ट्रांसलेशन वेक्टर जो है ना वो periodicity से रिलेट नहीं करते। जिसमें इंटीजर्स नंबर आते हैं ना वो क्रिस्टल की periodicity से रिलेट करते हैं। मतलब आप एक लेटेस्ट पॉइंट से दूसरे लेटेस्ट पॉइंट तक जाएंगे और उससे रिलेटेड फिर सिमेट्री क्रिस्टल की वो वैसी ही होगी। लेकिन अगर आप तो अगर आप हाफ कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप periodicity को जो है ना वो फॉलो नहीं कर रहे। क्रिस्टल की जो periodicity है ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि देखें सिस्टम की क्रिस्टल की periodicity क्या है कि एक एटम यहाँ पर है, दूसरा एटम यहाँ पर है, एंड इस तरीके से जो है ना ये periodicity है। अब आप जब कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर ले रहे हैं, अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से हाफ हाफ के ऊपर जब किसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप जो है इस पोजीशन पे आ जाएंगे, ये हाफ और ये हाफ, या जो है वो आप कोई और फ्रैक्शनल नंबर आ जाए इसके अलावा जो है वो फर्ज किया कि 3/2 आ जाए, ये भी फ्रैक्शनल नंबर है, तो वो मे बी कहीं इस जगह पर लाई कर रहा होगा। एक 3/2 हो, दूसरा 1/2 हो, तो वो यहाँ पर जो है ना ये हमारे पास वेक्टर बन रहा होगा। तो ये जो है ना फिर वो periodicity से रिलेट नहीं करता। हाँ, इसमें जिस तरह से ये वाला है हाफ हाफ वाला, ये इस लेटेस्ट पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर भी सकता है। लेकिन क्या है कि बाकी जो अगर कोई और फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई तो वो नहीं भी कर सकती periodicity को क्रिस्टल की फॉलो। तो लेकिन अगर इंटीजर्स नंबर होंगे इसका मतलब ये है कि हम वाकई किसी लेटेस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम एक लेटेस्ट पॉइंट से दूसरे लेटेस्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हमेशा यही होगा कि कोई ना कोई लेटेस्ट पॉइंट होगा। Not in accordance with the periodicity of the crystal, usually a set of orthogonal and shortest possible translation vectors is preferred for describing a lattice। अब ये कह रहे हैं कि एक तो जो है ना orthogonal and shortest possible translation vectors is preferred for describing a lattice। तो लेटिस को डिस्क्राइब करने में भी यूज होते हैं, अभी वो भी हम आगे चल के देखते हैं कि कैसे यूज होते हैं।